काली फौजी बहू पूरी सब्जी वाली। पूरी सब्जी ले लो, पूरी सब्जी, गर्मा गर्म पूरी सब्जी। ए पूरी सब्जी वाली, एक प्लेट पूरी सब्जी तो देना। ये लो साहब, गर्मा गर्म पूरी सब्जी, खट्टे अचार के साथ। अरे वाह, ये पूरी सब्जी तो सच में बहुत ही स्वादिष्ट है। और ये अचार, ये तो सच में बहुत ही बढ़िया है। कसम से पूरी सब्जी खाकर आज तो मजा ही आ गया। ये लो तुम्हारे पैसे। रोशनी अपने गांव के रेलवे स्टेशन पर पूरी सब्जी का ठेला लगाया करती थी और सुबह से शाम तक पूरी सब्जी बेचा करती थी। पूरे रेलवे स्टेशन पर हर कोई रोशनी के हाथ के पूरी सब्जी खाने के लिए आया करता था, जिससे रोशनी की दिन भर में एक अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। दिन भर रेलवे स्टेशन पर पूरी सब्जी बेचने के बाद रोशनी घर जाकर भी सारे काम किया करती थी। आ गई महारानी, इतनी जल्दी आने की क्या जरूरत थी? समय देखा है, अभी तो सिर्फ 8 ही बजे हैं। आराम से आती 9-10 बजे तक। ये घर थोड़ी ना है, ये तो कोई होटल है। माँ जी, आप तो जानती है ना कि रेलवे स्टेशन घर से कितना दूर है, इसीलिए वहाँ से यहाँ तक आने में काफी समय लग जाता है। अब ये बहानेबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। अब जा, जल्दी से हम सबके लिए खाना बना। शोभा को रोशनी की दिन भर की गई मेहनत बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती। रोशनी रंग रूप में काली होती है। रोशनी के काले रंग की वजह से रोशनी की सास शोभा उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन रोशनी के ससुर और पति उसके काले रंग की वजह से उससे कोई भी परेशानी महसूस नहीं करते थे। वो तो हमेशा उससे प्यार ही करते। रोशनी अपने घर में कमाने वाली अकेली होती है, क्योंकि 1 साल पहले रोशनी के पति आकाश का एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में आतिश की जान तो बच जाती है, लेकिन आतिश हमेशा हमेशा के लिए अपाहिज हो जाता है। रोशनी के ससुर मनोज भी काफी बूढ़े होते हैं, जिससे वो भी काम नहीं कर पाते। अब घर की सारी जिम्मेदारी बेचारी रोशनी पर ही होती है। रोशनी सुबह उठकर घर के काम करके पूरी सब्जी बनाकर उन्हें बेचने के लिए रेलवे स्टेशन पर निकल जाती। ऐसे ही समय बीतता रहता है और एक दिन, ये तो फौजी है, ये अपनी इस वर्दी में कितने अच्छे लग रहे हैं। एक काम करती हूँ, इन्हें जाकर ये पूरी सब्जी देती हूँ। रोशनी फौजियों के पास पूरी सब्जी ले जाती है और उन्हें खाने के लिए देती है। ये लीजिए साहब, पूरी सब्जी खा लीजिए। मेरे हाथ की पूरी सब्जी पूरे रेलवे स्टेशन पर बहुत फेमस है, एक बार इन्हें खाकर देखिए। रोशनी की बात सुनकर सभी फौजी पूरी और सब्जी खाते हैं। रोशनी के हाथ की पूरी सब्जी सभी फौजियों को बहुत पसंद आती है और सभी रोशनी की तारीफ करते हैं। पूरी सब्जी तो सच में बहुत अच्छी बनी है। मैंने आज से पहले इतनी अच्छी पूरी सब्जी कभी नहीं खाई। इन पूरी सब्जियों को खाकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं किसी ठेले से नहीं बल्कि घर की पूरी सब्जी खा रहा हूँ। सच में इस पूरी सब्जी ने तो मुझे मेरे घर की याद दिला दी। फौजियों से अपनी पूरी सब्जी की इतनी तारीफ सुन रोशनी को बहुत खुशी होती है, जिसके बाद सभी फौजी रोशनी को पूरी सब्जी के पैसे देते हैं, लेकिन रोशनी उन पैसों को लेने से मना कर देती है। नहीं साहब, ये आप क्या कर रही हैं? आप पूरे साल भर अपने परिवार वालों से दूर रहकर सरहद पर अपनी जान दांव पर लगाकर बिना किसी स्वार्थ के दुश्मनों से लड़कर हमारी और हमारे देश की सेवा करते हैं। आप लोगों से मैं पैसे कैसे ले सकती हूँ? आप ही पैसे किसी जरूरतमंद को दे दीजिएगा। सभी फौजी रोशनी की बातों से बहुत खुश होते हैं और अपने अपने घर लौट जाते हैं। उन फौजियों को देखकर रोशनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपना बीता हुआ कल याद करने लगती है। माँ देखो माँ, मेरा फौजी ट्रेनिंग के लिए सिलेक्शन हो गया है। अब मैं अपना फौजी बनने का सपना पूरा कर सकती हूँ। रोशनी, तू फौजी की ट्रेनिंग के लिए नहीं जाएगी। लेकिन क्यों माँ? आप तो जानती हो मेरा बचपन से सपना है फौजी बनने का, और आज मेरा सपना पूरा होने जा रहा है, तो मैं ट्रेनिंग में क्यों नहीं जा सकती? तू जानती है तेरे पिताजी के जाने के बाद मैंने तुझे कितनी मुश्किलों से पाला पोसा है। तूने कहा तो तुझे स्कूल जाने दिया और पढ़ाया। तूने कहा मुझे कॉलेज जाना है तो मैंने तुझे कॉलेज की पढ़ाई के लिए भी भेजा, लेकिन अब फौजी की पढ़ाई के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। आज पंडित जी तेरे लिए रिश्ता लेकर आए थे, मैंने उस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। अब मेरी उम्र हो चुकी है ना, कब जाने भगवान मुझे अपने पास बुला ले। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे जीते जी तेरी शादी देख लूं। भगवान के लिए शादी के लिए हाँ कर दे बेटा। अपनी माँ की बात को सुनकर रोशनी को ना चाहते हुए भी मजबूरन शादी के लिए हाँ करनी पड़ती है और कुछ ही हफ्तों में रोशनी की शादी हो जाती है। शादी के बाद रोशनी सभी चीजों को भूलकर अपनी घर गृहस्थी की जिंदगी को संभालती है। ऐसे ही समय बीतता रहता है। एक दिन आतिश को रोशनी की अलमारी से आर्मी का सिलेक्शन फॉर्म मिलता है, जिसे देखकर आतिश समझ जाता है कि रोशनी का सपना एक फौजी बनने का था।
और वो जाकर ये सारी बातें अपने पिता को बता देता है। अगर बहू का सपना फौजी बनने का है तो हम उसे फौजी जरूर बनाएंगे। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अब ये काली क्या फौजी बनेगी? बहुत हुआ शोभा, कब से सुन रहा हूँ कि तुम बहू के काले रंग को लेकर बोले जा रही हो। मैंने जो कह दिया सो कह दिया, बहू फौजी बनेगी और वो जरूर ट्रेनिंग के लिए जाएगी। मनोज के सामने घर में किसी की भी नहीं चलती है, जिसके चलते शोभा को हाँ करना पड़ता है। रोशनी बड़ी खुश होती है, जिसके बाद रोशनी जल्दी से अपनी सारी पैकिंग करती है और अपने पति के साथ रेलवे स्टेशन जाने के लिए निकल जाती है। लेकिन सामने से एक ट्रक आ रहा होता है। ट्रक के ब्रेक फेल हो जाने की वजह से ट्रक का कंट्रोल बिगड़ जाता है, जिसके चलते आतिश रोशनी को धक्का देकर बचा लेता है। लेकिन आतिश का एक्सीडेंट उस ट्रक के साथ हो जाता है। इसी एक्सीडेंट में आतिश अपाहिज बन जाता है, जिस वजह से शोभा इन सब का कारण रोशनी को मानती है और उसे फौज में भर्ती होने से मना कर देती है। ये सब देखकर रोशनी भी अपने सपने को छोड़ देती है। ससुराल वालों का खर्च चलाने के लिए रेलवे स्टेशन पर पूरी सब्जी बेचना शुरू कर देती है। ये सब याद कर रोशनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अक्सर रोशनी जब भी रेलवे स्टेशन पर किसी भी फौजी को देखती तो उसे हमेशा फ्री में पूरी सब्जी देती। ऐसे ही समय बीतता रहता है। आप लोग यहाँ, वो भी ऐसे अचानक? हम लोगों की छुट्टियां खत्म होने वाली हैं, इसलिए हम लोग वापस बॉर्डर पर जा रहे हैं। सोचा बॉर्डर पर जाने से पहले एक बार आपके हाथों की पूरी सब्जी खाते हुए जाएं। मेजर की बात सुनकर रोशनी जल्दी से गर्मा गर्म पूरी सब्जी तैयार करके सबको देती है। सभी लोग पूरी सब्जी खाते हैं कि तभी रोशनी देखती है कि एक फौजी की कैप नीचे गिर गई है, जिसे देखकर रोशनी जल्दी से उस कैप को उठाती है और साड़ी के पल्लू से उसे साफ करती है। आप तो फौजी आर्मी की यूनिफॉर्म की बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करती हैं। मैं आर्मी की हर चीज की रिस्पेक्ट करती हूँ। मेरा भी सपना एक फौजी बनने का था, लेकिन मैं नहीं बन पाई। मेजर और फौजी के पूछने पर रोशनी उन्हें सारी बातें बताती है, जिसे सुनकर मेजर और फौजी को बहुत बुरा लगता है। इसीलिए वो रोशनी को कुछ पैसे देते हैं। ये कुछ पैसे रख लीजिए, इन पैसों की मदद से आप अपने फौजी बनने का सपना पूरा कर सकती हैं और आपके घर की सारी परेशानी भी इन पैसों से खत्म हो जाएगी। आप जैसे लोगों की हमारी फौज को जरूरत है। हम चाहेंगे कि आप जल्द से जल्द फौज भर्ती हो, एक फौजी बने। मेजर और फौजियों की बात सुनकर रोशनी बहुत खुश होती है, जिसके बाद फौजी और मेजर रोशनी के ससुराल जाकर रोशनी के फौज में भर्ती होने के लिए बात करते हैं। फौजी की बात सुनकर रोशनी के ससुराल वाले उसे फौज में जाने की परमिशन दे देते हैं। रोशनी उन पैसों की मदद से अपनी सास ससुर को एक दुकान खोल कर देती है, जिससे पूरे घर का खर्च निकल सके, और रोशनी अपनी फौजी की ट्रेनिंग के लिए चली जाती है। ट्रेनिंग कंप्लीट होते ही रोशनी एक फौजी बनकर अपने ससुराल पहुंचती है, जिसे देखकर रोशनी की सास शोभा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो रोशनी से माफी मांगती है। रोशनी भी अपनी सास को माफ कर देती है। अब रोशनी सरहद पर अपने देश की रक्षा करती है। रोशनी का फौजी बनने का सपना आखिरकार सच हो जाता है। पंडित जी, आप कोई ऐसी लड़की बताइए जो मेरे घर को भी संभाल सके और मेरे गौरव को भी खुश रखे। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस संस्कारों भरी लड़की चाहिए जो मेरे घर की बहू बनकर मेरे बिखरे हुए घर को संभाल ले। गायत्री जी, जैसी बहू आप ढूंढ रही हैं, ऐसी कुछ लड़कियों की तस्वीर है मेरे पास। ये देखिए, संध्या नाम है इसका, फौजी की बेटी है और खुद भी एक फौजी ही है। बड़ी ही संस्कारी बच्ची है। पंडित जी, मुझे ये लड़की पसंद है। अरे गौरव आ गया, तू ये तस्वीर देखकर बता कैसी है ये लड़की। गायत्री गौरव को तस्वीर दिखा रही होती है, तभी बीच में उसकी बेटी नीरू आकर उससे तस्वीर छीन लेती है। देख छोटी, मैं कहता हूँ तस्वीर वापस दे। बिल्कुल नहीं भैया, क्योंकि आपसे पहले अपनी होने वाली भाभी की तस्वीर मैं देखूंगी। अरे वाह, भाभी तो बहुत सुंदर है। भाभी का सुंदर चेहरा देखकर मुझे तो वही मिसाल याद आ गया, लंगूर के हाथ में अंगूर। मैंने तो भाभी की तस्वीर देख ली, अब आप भी देख लो। तस्वीर देखते ही गौरव संध्या की सादगी भरे चेहरे में खो जाता है। ये देखकर गायत्री कहती है, पंडित जी, मेरे गौरव को भी संध्या पसंद है, आप बस जल्दी से जल्दी शादी की बात चलाइए। फिर पंडित जी संध्या के पिता अभिजीत से बात करते हैं, जिसके बाद गायत्री अपने बेटे गौरव का रिश्ता लेकर संध्या के घर आती है। जी नमस्ते भाई साहब। नमस्ते गायत्री जी, आइए बैठिए। ये है मेरी पत्नी ममता और ये मेरी इकलौती बेटी संध्या है। संध्या गायत्री के पैर छूती है, साथ ही सबको नाश्ता परोसती है और दोनों परिवार बात करते हैं।
भाई साहब, मुझे आपकी बेटी पसंद है। हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का। वैसे तो हमारी हैसियत आपके जितनी अमीर नहीं, मगर हम संध्या को हर खुशी देने की कोशिश करेंगे। गायत्री जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आज मैं एक पिता हूँ, मगर उससे पहले तक मैं फौजी था। इसलिए मैंने अपनी भूल सी बच्ची को फौलाद की तरह पाला है। इसलिए आज वो खुद भी एक फौजी है, और फौजियों की जिंदगी कहाँ आसान होती है। मगर एक सच ये भी है कि एक गरीब अपनी पूरी जिंदगी में पैसा भले कम कमाता है, मगर इज्जत अमीरों से कहीं ज्यादा है। और मुझे खुशी है कि मेरी बेटी आप जैसे इज्जतदार घर की बहू बनने जा रही है। दोनों परिवार की सहमति से रिश्ता पक्का हो जाता है और शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं, जिसके बाद संध्या बहू बनकर ससुराल आ जाती है। आइए भाभी, हमारे घर में और इस परिवार में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच मेरी प्यारी ननद। शादी के 2 दिन में ही संध्या को अपनी ननद से गहरा लगाव हो जाता है। अरे नीरू, तुम यहाँ किचन में? लाइए भाभी, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। वैसे भाभी, आपकी पोस्टिंग किस बॉर्डर पर होती है और बैच नंबर क्या है? मैंने सुना है कि जैसे फोन का सीक्रेट कोड होता है, वैसे फौजियों के बीच भी सीक्रेट कोड होता है, ताकि जब वह दुश्मनों के बीच फंसते हैं या किसी खतरे में पड़ते हैं तो उन्हीं शब्दों में बात करते हैं। वैसे सभी फौजियों की तरह आपका भी कोई सीक्रेट कोड होगा ना भाभी? हाँ नीरू, हर फौजी का एक सीक्रेट कोड होता है, मगर वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती क्योंकि ये फौजियों के रूल के खिलाफ होता है। अच्छा, मेरा फोन बज रहा है, मैं आती हूँ। अपनी भाभी के जाते ही नीरू गुस्से में दांत पीसती हुई कहती है, मैं मेरे मकसद के इतने पास पहुंचकर भी हार नहीं सकती हूँ। संध्या इस बात से पूरी तरह बेखबर थी कि बाहरी तौर से खुश मिजाज दिखने वाली उसकी ननद नीरू एक जासूस थी जो दुश्मनों तक देशभक्त फौजियों के प्लान की खबरें पहुंचाती थी, जिसके बदले में उसे मुंह मांगे पैसे मिलते थे। माँ जी, बॉर्डर से फोन आया था। दुश्मनों ने बॉर्डर पर हमला कर दिया है। मुझे जाना होगा। मेरा फर्ज मुझे बुला रहा है। जा संध्या बहू, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। फिर संध्या अपनी फौजी वर्दी पहनकर बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार हो जाती है और उसकी सास उसका तिलक करके अपनी फौजी बहू को विदाई देती है। और 2 दिन के सफर के बाद संध्या पुलवामा बॉर्डर आ जाती है। फौजी संध्या, आ गई आप? मुझे आपका इंतजार था। इस वक्त इस बॉर्डर को आप जैसे बहादुर फौजी की सबसे ज्यादा जरूरत है। सर, आप चिंता मत कीजिए, हम सभी फौजी एक साथ मिलकर दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। रात में सभी फौजी खा पी कर अपने अपने कैंप में सो रहे होते हैं। तभी नीरू के फोन पर जफर नाम से किसी का फोन आता है। जैसे ही नीरू फोन उठाती है तो दूसरे साइड से कोई उसे जोर जोर से चिल्लाने लगता है। नीरू, आखिर तुम कर क्या रही हो? अगर तुम भूल गई हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम एक जासूस हो जिसका काम है मुझे हिंदुस्तानी सिपाहियों की खबरें देना। अब जल्दी से अपनी फौजी भाभी को फोन लगाओ, अभी। जी जफर भाई, मैं करती हूँ। अगले ही पल नीरू अपनी भाभी को कॉल लगाती है। हेलो भाभी, कैसी हैं आप? कुछ नहीं नीरू, सभी फौजी सो रहे हैं और तुम्हारी भाभी ऑन ड्यूटी है। उफ भाभी, आप फौजियों की जिंदगी भी ना कोई जिंदगी नहीं। भाभी, वैसे वहाँ कितने फौजी हैं? आप सभी के पास हथियार तो है ना? नहीं नीरू, हम सभी के पास हथियार बहुत ही कम है और पुलवामा का ये बॉर्डर सुरक्षित नहीं है। भाभी आप चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, मैं रखती हूँ। नीरू अपनी जासूसी भरी बातों के साथ अपनी फौजी भाभी से बॉर्डर की जानकारी लेकर दुश्मनों तक पहुँचा देती है। वहीं रात के 4 बजे संध्या की आंख लग जाती है। इसी बीच दुश्मन दलों की टुकड़ी बॉर्डर पर हमला कर देती है और सो रहे फौजियों के कैंप में आग लगा देती है। चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है। बचाओ 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 बचाओ। ये कैसी आवाज है? ये फौजियों के कैंप को आग किसने लगाया? मुझे कुछ करना होगा। उस भयंकर परिस्थिति में भी संध्या की आंखों में डर नहीं होता, क्योंकि एक फौजी की आंखों में डर की कोई जगह नहीं होती। संध्या फौरन बंदूक उठा के दुश्मन पर वार करने लगती है और एक एक करके अपने फौजी साथियों को जल रहे कैंप से बाहर निकालती है। तभी वह भाग रहे जफर का चेहरा देख लेती है। फौजी संध्या, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हम फिर आएंगे और अगली बार ये कश्मीर हमारा होगा। और हाँ, अगली बार हथियार जरा ज्यादा रखना, ऐसा न हो कि तुम निहत्थे नजर आओ। ये बात सुनकर संध्या चौंक जाती है।
तभी जनरल विक्रम कहता है, फौजी संध्या, इतनी बड़ी बात दुश्मन तक कैसे पहुंची कि हमारे पास हथियार कम थे? ये बात तो बस हम फौजियों के सिवा कोई नहीं जानता। मतलब हम फौजियों के बीच में ही कोई ऐसा है जो अपने ही देश से गद्दारी कर रहा है और वो दुश्मनों के लिए जासूस बनकर हमारे पल पल की खबर उसे दे रहा है। नहीं सर, ये सारे फौजी सालों से भारत की मिट्टी की रक्षा कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं कर सकते। अचानक से संध्या को अपनी ननद याद आती है और फिर वो कहती है, हथियार कम होने की बात हम फौजियों के सिवा सिर्फ मैंने अपनी ननद नीरू को बताया था। इसका मतलब मेरी ननद एक जासूस है जो दुश्मनों की मदद कर रही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अपनी ननद के जासूस होने के बाद सिपाही संध्या को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी और सच का पता लगाने के लिए संध्या ने इस बार अपनी जासूस ननद को झूठी खबर दी, जिससे कि दुश्मनों की एक बड़ी टुकड़ी पकड़ी गई, जिसके लिए संध्या को एक बहादुर फौजी के अवार्ड से सम्मानित किया गया। वेल डन फौजी संध्या, आपने बहुत ही बहादुरी से इस देश को इन जैसे दुश्मनों से बचाया है। आप एक निडर फौजी हैं। इसके बाद सभी फौजियों को बॉर्डर से छुट्टी दे दी जाती है, मगर संध्या का मकसद अब अपनी जासूस ननद पर नजर रखना था। फिर एक रोज जब संध्या अपनी ननद के कमरे से गुजर रही थी, तभी वह अंदर से किसी से बात करने की आवाज सुनती है। अरे लानत है तुम जैसी जासूस पर। तुम्हारी गलती के कारण आज जाबाज साथी मारे गए जो जिहाद का हिस्सा थे। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं जफर भाई, मुझे एक मौका दे दो। आह! अपनी ननद की दर्द भरी आवाज सुनकर जैसे ही संध्या अंदर झांकती है तो नीरू के हाथ पैर कुर्सी से बंधे होते हैं और जफर उसके नाखून को ब्लेड से काट रहा होता है। इस दरिंदगी को देखकर संध्या कहती है, मुझे नीरू को बचाना होगा, मगर मैं इस दरिंदे को जाने नहीं दे सकती। मुझे इसे भी पकड़ना होगा। संध्या होशियारी से काम लेते हुए खिड़की से अंदर आ जाती है और जफर को अपने गिरफ्त में जकड़ लेती है। उतने में गौरव और गायत्री भी वहाँ आ जाते हैं। जफर, अब तेरा खेल खत्म। तू हमारे हिंदुस्तान को अपनी गिरफ्त में करना चाहता था, मगर अब तू इसी हिंदुस्तान के जेल में सारी जिंदगी सड़ता रहेगा। आखिर में जफर को बड़ी सजा हो जाती है और नीरू भी अपनी फौजी भाभी के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोते हुए उससे माफी मांगती है। संध्या भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं ही वो जासूस थी जो इनके बहकावे में आकर अपने ही देश से गद्दारी कर बैठी। फिर भी आपने मुझे बचा लिया। बस नीरू, तुमने इस देश से कोई गद्दारी नहीं की, बल्कि दुश्मनों के बहकावे में तुमने गलत राह चुन लिया था। ये कहकर संध्या अपनी ननद को गले लगा लेती है और सभी खुशियों भरी शुरुआत करते हैं।